वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोगों को अब इसको पेपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन वन जो है बहुत ही सिंपल है, फार्मूला बेस्ड। और क्वेश्चन वन कह रहा है कि दो इक्वल चार्जेज हैं और प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू के, और जिनको 2a डिस्टेंस पर रख दिया गया है और वो एक डायपोल बना रहे हैं। इस डायपोल की वजह से है ना, थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस P पे। तो फॉर्मूला सीधा पता होना चाहिए कि ऐसे केस में, जनरल केस में KP cos थीटा अपान R क्यूब होता, R स्क्वायर होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि देखना चाहें तो ये डायपोल हुआ, डायपोल का जो ये वाला कंपोनेंट है वो KP cos थीटा अपान R स्क्वायर, और इस इक्विटोरियल की वजह से माइनस क्यू और प्लस क्यू सेम डिस्टेंस पे होने से जीरो। और वैसे भी सीधा फॉर्मूला होना है, याद होना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, एक ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 सिंपल सा है, ये भी है RC सर्किट का। तो RC सर्किट में एक जो है RC सर्किट का ये जो कर्व है, I की जो वैल्यू होगी डिस्चार्जिंग सर्किट का, तो जो करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी E/R और E के पावर माइनस T/RC। ये चार्जिंग सर्किट है कैपेसिटर का, करंट का। और आपको log I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो log I इक्वल टू log E/R और माइनस T/RC। अब ध्यान दीजिए, यदि ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब स्लोप जो है कम होगा, तो फ्लैटर टाइप का कर्व होगा। ये मैं मैग्नीट्यूड स्लोप की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए कि ऐसे केस में कैसे होगा। ऐसे केस में जो log I का कर्व होगा, जैसे I वाला ये कर्व है, ध्यान रखिएगा। तो log I है ना, वर्सेस जो है, जब रेजिस्टेंस 2R होगा तो ये पॉइंट एक मान लो डॉटेड लाइन किसी ने खींच दी। तो जब ये रेजिस्टेंस 2R होगा तो फॉर्मूला होगा log E/2R माइनस T/2RC, और ये log I डैश हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू भी छोटी होगी, यानी नीचे से शुरू होगा, और स्लोप कम हो गया तो फ्लैटर होगा। मैं मैग्नीट्यूड केवल ले रहा हूं, तो इस तरीके का कर्व आएगा। पैरेलल होता तब जब रेजिस्टेंस, जब इसका भी और इसका भी दोनों का स्लोप इक्वल होता, तो ये वाला होगा और ये Q से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक बैटरी के क्रॉस EMF का डायग्राम है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आप जानते हैं कि बैटरी यदि लोड की सोर्स की तरह से काम करे, I करंट फ्लो हो रही हो, तो V बराबर E-IR होगा, है ना। और आपको पता होगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ ऐसा होगा, I बराबर 0 पे E होगा, और जब V 0 होगा तो ये ऐसा आएगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, तो जो ये वाला पॉइंट है वो E को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो X की जो वैल्यू है सर्किट के हिसाब से वो E को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिस पोजीशन पर V की वैल्यू 0 है, यानी V बराबर 0 रख लें, तो E-IR 0 है ना, और I का मतलब ये वैल्यू Y है। तो अब देखें, E की वैल्यू X और माइनस स्मॉल I की जगह Y और स्मॉल r इक्वल टू 0, तो R बराबर X/Y हो जाएगा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। ये ऐसे करके बताया। और दूसरा, लाइन का स्लोप, निगेटिव अप स्लोप इस लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो X/Y ऐसे भी बता सकते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4
देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एक एक्सिस है, एक जो है तो ध्यान दें ये एक कॉइल है, ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए। एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न n है और करंट I है। एक में पहली बार कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर B1 है और एक्सिस पर B2 है। अभी बात करेंगे कि एक्सिस पर जो ये दूरी है वो कुछ h कह रहा है, तो h ही मान लेंगे। B1 की वैल्यू लिखेंगे तो होगा μ0/2 4 पाई, ऐसे लिखते हैं हम लोग, I/R और इनटू नंबर ऑफ टर्न n, ठीक है, सॉरी 2 पाई इंटू n। 2 पाई क्यों? क्योंकि ये जो है एक लूप का μ0/4 पाई I/R इंटू 2 पाई इंटू n, तो टोटल ये हो गया μ0 NI डिवाइडेड बाई 2R। ये तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड B1 पे। B2 पॉइंट पे लिखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा μ0/4 पाई 2 इंटू I इंटू एरिया, एरिया का मतलब पाई R² और इंटू नंबर ऑफ टर्न्स और डिवाइडेड बाई x² प्लस R², तो R² प्लस H² और पावर 3/2। ध्यान रखिए, तो इसमें से ये चीज़ें कट करेंगे तो हो जाएगा μ0/2 पाई से 2 पाई से 2 हो गया, μ0/2 R² n I और R² कॉमन ले लिया, और इधर से यदि R² बाहर लेंगे तो R² के पावर 3/2 बाहर होगा और ये होगा 1 प्लस H² बाई कैपिटल R² पावर 3/2। अब ये ध्यान दीजिए, ये 2 से 2 कट गया तो ये जो वैल्यू हुई वो किसके बराबर हो गई? अब ये R के पावर 3 हुआ, R के पावर 2 है, तो ये कट के नीचे R हो गया, तो μ0/2 n इंटू I और डिवाइडेड बाई R और ब्रैकेट में 1 पावर ऊपर जाएगा तो 1 प्लस H² बाई R² पावर -3/2। तो जब आप ये देखेंगे तो μ0/2 NI/R और ये हो गया 1 माइनस 3/2 इंटू H²/R²। ये बाइनोमियल थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉल करिए, बताया है क्लास में 1 प्लस x के पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx। ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वो फॉर्मूला यूज करने पे ये आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो फ्रैक्शनल लॉस हुआ वो ये आया, 1 में से ये तो B1 के बराबर ही है, तो 1 न होकर के इतना है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल लॉस। तो फ्रैक्शनल लॉस की वैल्यू होगी 3/2 H²/R², ठीक ना। फ्रैक्शनल लॉस का तो पता ही होगा कि ये पूरी वैल्यू का कितना टाइम्स, तो कितना टाइम्स, यदि 1 रहता तो होल टाइम्स होता, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, जैसे ये मान लीजिए आधा होता तो हाफ टाइम्स हो जाता, तो फ्रैक्शन हाफ हुआ, माने आधा जो है मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ। क्लियर हो गया? डाउट होगा तो फिर से आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में दी हुई है 2 × 10⁵ आई कैप लिख सकते हैं क्योंकि x एक्सिस में दिया हुआ है, और b 3D में है इसलिए ऐसा करना पड़ा, तो 4j कैप और -3k कैप। अब यदि आप फोर्स निकालना चाहें तो क्या लिखना पड़ेगा? फोर्स निकालना चाहें तो Q × V × B लिखेंगे,
और Q की जगह माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इंटू V की वैल्यू ये वैल्यू 2 × 10⁵ I कैप और क्रॉस ये वैल्यू V की I कैप प्लस 4J कैप माइनस 3K कैप। देखिए ये क्लियर है ना, सब दिख रहा है, दिख रहा होगा। अब जब I से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये टोटल वैल्यू सॉल्व करने पर आ रही होगी 3.2 × 10⁻⁻14 और जो ये वैल्यू आ रही है -4K कैप और -3J कैप। थोड़ा ध्यान दीजिए, I कैप से I कैप लेंगे तो 0, I से J का क्रॉस लेंगे तो 4K कैप और माइनस ही है तो यह इधर चला गया, है ना। और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसका मॉड ले लेंगे तो F का जो मॉड आएगा वो निकाला जा सकता है और ये वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10⁻⁻13 न्यूटन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये इस तरीके का वायर है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये 2L पॉइंट है, ये X है, ये Y है और आपको फोर्स निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ऐसे वायर में सीधा लेंगे और फोर्स का फॉर्मूला होगा ILB। I L की जगह 2L और B की जगह B, तो बड़े आराम से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल था। अब कह रहा है कि 3 रेजिस्टर्स हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, तो करंट का रेशियो क्या होगा। अब जानते हैं कि करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के इन्वर्स में होता है, क्योंकि वोल्टेज सेम होती है, इसलिए जानबूझ के मैं पूरा करंट ही लिख दिया ताकि रटना ना पड़े। तो 1/R1 रेज़ टू 1/R2 रेज़ टू 1/R3 एंड दैट इज इक्वल टू 1/R1 का मतलब 3 रेज़ टू 1/4 रेज़ टू 1/6। एलसीएम इसका हुआ 4 3 जा 12, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 और 2 आ जाएगा, चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। मैंने कहा कि सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 ये बताना है मैग्नेटिक फील्ड जो है एक स्ट्रेट कंडक्टर से 40 सेंटीमीटर पे, तो स्ट्रेट कंडक्टर से कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। कंडक्टर लॉन्ग है तो B का फॉर्मूला होता है μ0/2π I/R, तो 2 × 10⁻⁻7 ये वैल्यू, I की वैल्यू है 400 और ये दूरी है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 0.4। सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट आएगा 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में देखिए कि कैपेसिटर है स्टेडी स्टेट में, ये है 3 वोल्ट 1 एम्पियर ओम 2 ओम और सर्किट ये पूरा 6 वोल्ट 2 ओम नहीं 6 वोल्ट 2 ओम और कैपेसिटर है और ये ऐसे जोड़ दिया गया। ऐसे थ्री वोल्ट 10 वोल्ट 5 ओम 1 ओम और ये है अर्थिंग। इस अर्थिंग का मतलब हुआ कि ये ऐसे जोड़ दिया गया है, ऐसे विजुलाइज करेंगे। अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अर्थिंग ऐसे लेने का मतलब ये एज्यूम करेंगे कि ये जोड़ दिया गया है और ध्यान रहे कि इस वाले वायर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चार्ज कैपेसिटर पे पूछ रहा है,
तो इस वाले वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। और ध्यान रहे इस पूरे सर्किट का कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई करंट नहीं फ्लो करेगी तो हम क्या करें, एज्यूम कर लें कि इधर प्लस इधर माइनस करके इस पे चार्ज है, और जब इसमें कोई करंट है ही नहीं तो I 0 है। क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट में ऐसा वायर जिसमें कैपेसिटर लगा है उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। और यदि किरचॉफ्स लूप ला लिखें, यहाँ से इधर आए तो +6 वोल्ट, फिर इधर आके ऐसे घूमें तो 0 ही रह जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो +Q/C, और इसमें -I इंटू 0 माने 0 इंटू R जो भी हो तो 0 आ जाएगा। तो Q की वैल्यू -C इंटू -6C, यानी -6 इंटू C की वैल्यू है 1, तो -6 माइक्रोकूलम। माइनस का केवल अर्थ यही है कि यदि प्लस जहाँ पे लिया है वहाँ -6 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे -6 यानी प्लस हो जाएगा, इसलिए +6 माइक्रोकूलम आंसर आ जाएगा। और बहुत ही छोटा और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। इस सर्किट का कोई भी लेना देना नहीं है, केवल इतने सर्किट को देखना है और इतने से ही काम हो जाएगा। क्योंकि कैपेसिटर पे यदि चार्ज देखना है तो हमें लगा कि इसमें करंट, जब इसमें करंट होगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इतना देखना है। एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो 9th है ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था इसका। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दो सर्कुलर रिंग्स हैं जिनका रेजिस्टेंस 36 ओम है ऐसे, लेकिन ये ऐसे हैं कि इस तरीके से ये बना रही हैं ऐसे, ये इसके सेंटर से ये इसके सेंटर से है, ध्यान रहे। तो ये R है, ये भी R होगा, है ना, इसके रेडियस से, इसके रेडियस से भी R होगा। तो ये कुल मिला के ये बताने के लिए है कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये आर्क लेंथ जो है वो 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। तो ध्यान रहे यदि A और B पॉइंट को मार्क कर लिया जाए, ध्यान रहे, तो टोटल रेजिस्टेंस 36 ओम है, तो उसका 1/3 यानी 12 ओम ये हो जाएगा, 24 ओम ये हो जाएगा, 12 ओम ये हो जाएगा, और 24 ओम ये हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि पूरे जो 36 ओम का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 120 डिग्री इज 1/3 ऑफ 360 डिग्री। अब देखिए यदि 20 वोल्ट का ईएमएफ कनेक्ट किया जाए तो R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए पहले। तो R इक्विवेलेंट होगा 1/24, 1/12, 1/12 और 1/24। 24 ही एलसीएम है, 1 + 2 + 2 + 1, तो 6 डिवाइडेड बाई 24, तो R इक्विवेलेंट आएगा जो है 1/4 यानी 4 ओम। और पावर होगा, पावर का जो फॉर्मूला होगा वो V²/R इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं। तो ये है 20²/4, तो 400/4 यानी 100 वाट। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। छोटी सी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट लेकिन साफ होना चाहिए, अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल दिया हुआ है 1, -2 पे, और बताना है पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल बताना है 1, -2 का, ये पॉइंट है A, और B का पोटेंशियल दिया हुआ है, ये पॉइंट है 2, 4, और इसका VB दिया हुआ है 0। तो ध्यान दीजिए ऐसे इसको लिखेंगे VA - VB = -E.dr। और जब E की वैल्यू लिखेंगे तो E को सिंबल में लिख लें। ये देखिएगा EX दिया हुआ है और EY की बात नहीं कर रहा है, तो ये जो वैल्यू हो गई वो क्या होगी,
माइनस 2x² आई कैप डॉट dx आई कैप dy dz लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है नहीं, चलिए आपके कहने से लिख दिया। और जैसे ही जब इसमें x की अब केवल वेरिएबल आएगा तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 2x² dx, और बस इसमें लिमिट पुट करनी है। vb तो 0 हो ही चुका है, ये va आया, और अब लिमिट पुट करेंगे x की, तो इनिशियल b मानेंगे तो ये 4 है और नहीं 2 है, और x की इनिशियल वैल्यू a की 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस और देखिएगा थोड़ा सा ये किलो वोल्ट में है तो 10⁻³ भी मल्टीप्लाई होगा, 10⁻³ बाहर ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो -7.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा आंसर। तो अब बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो बताया था मिलती जुलती प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉपर वाले पोर्शन में ही जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ध्यान दीजिए ऐसे ये रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ये है कॉपर वाला पोर्शन और ये है एक स्टिक है वुडन, तो इसी में कॉपर का जो है कोटिंग की गई है, माने ये कुल मिला के कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। और कितनी इसकी ये लेंथ है, L लेंथ है ये, और ये टोटल 3L है। तो ध्यान दीजिए ऐसे केस में जो क्रॉस ऐसे ले लेंगे, इंड्यूस ईएमएफ होगा BVL, फॉर्मूला ये होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा B, V का मतलब ओमेगा R, और यहाँ से R ले लें ये दूरी, ये dr हो गया, तो ओमेगा R और L की जगह dr, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग जगह अलग अलग है, इंटीग्रल, और 2L से लेके 3L तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा b ओमेगा कॉमन और r²/2 और लिमिट 2L से 3L तक, तो b ओमेगा/2 और 3L का होल स्क्वायर माइनस 2L का होल स्क्वायर लिख लेंगे इसको, तो रिजल्ट आ जाएगा 5/4, ये होगा 9 - 4 तो 5b ओमेगा L²/2। तो इस तरीके से सिंपल सा है ईएमएफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दें ये जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत ही सिंपल हो जाता है ऐसा क्वेश्चन जो लेंज लॉ से सीधे हो। तो ये ए बी एक लूप है और यहाँ पर ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ध्यान दें जो है B एंड A राइट एंड लेफ्ट फेसेज रिस्पेक्टिव। तो इसमें ये बताना है मैग्नेट जो है पुश किया गया है ना, तो यदि ये मैग्नेट इधर पुश किया गया टुवर्ड्स द फिक्स रिंग तो क्या होगा। तो मैग्नेट जो है जैसे ही व्हेन मैग्नेट गोज अवे विथ फेस A, देखिए ये जो ए बी है वो ए इधर की तरफ है और बी पॉइंट इधर की तरफ है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये लूप है सर्कलिंग। ए पॉइंट एक्सिस पे इधर है, बी पॉइंट इधर है, थोड़ा सा क्लैरिटी समझ लीजिए। ए मतलब ये कंडक्टर वायर का नहीं है, वायर ऐसे रखा है। अब ध्यान दीजिए जैसे ही ये ऐसे रखा जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेट जैसे ही पहुंचता है तो ए जो है क्या होगा, मैग्नेट पुश किया जा रहा है तो ए जो है बी नॉर्थ पोल होगा ताकि इसको रोक सके, और बी तो बी जो है पॉइंट वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा और ए साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। ये एकदम क्लियर हो गया।
तो इसका आंसर जो है देख बी है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान से देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है बी ब्लॉक और दूसरा एक है ए, और ध्यान रहे इसको ऐसा फोर्स लगाया जा रहा है एफ, और कह रहा है कि वॉल स्मूथ है। वॉल जब स्मूथ होगी बेटा तो इसका एफ एक इधर सिस्टम को देखिए तो ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स mg फोर्स माने वर्टिकल फोर्स को कभी बैलेंस नहीं करेगा। तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट कहाँ पे जाए। ये इस तरीके का कोई प्लेन है जिसके ऊपर कोई चढ़ रहा है, अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाए ताकि जो है स्लिप ना करे। तो स्लिप करने की कंडीशन जब आपने पढ़ा होगा, यदि ये एंगल थीटा है तो म्यू की वैल्यू tan थीटा के बराबर होगी। ये आपने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा होगा, और tan थीटा का मतलब है dy/dx। और ध्यान रहे इसकी इक्वेशन दे रखी है y = x²/20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x/10 20 आ जाएगा, और म्यू की जो वैल्यू है वो दे रखी है 0.5, यानी 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये तो 10 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे 5 आ गई। x की वैल्यू जब 5 आ गई तो y कितना होगा, क्योंकि y ही हाइट होगा, तो y की वैल्यू होगी वो 5²/20 यानी 25/20, ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका रिजल्ट होगा 1.25 मीटर यानी बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है सर्कुलर मोशन का। एक जो हाईवे है वो डिजाइन किया गया है 72 किलोमीटर/आवर से चलने का। तो कितना जो है बैंकिंग होगा, रेडियस ऑफ कर्व पाथ दिया हुआ है। तो आप जानते होंगे कि फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे tan थीटा = v²/gr। v को उसमें रखिए, v जो है वो है 72 किलोमीटर/आवर है, तो 72 × 5/18, तो ये 20 मीटर/सेकेंड आ जाएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई के देख सकते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20²/10 × r की वैल्यू 100 दे रखी है, तो ये आ जाएगा, ये 400 हो गया, कट गया तो 0.4 आ जाएगा। और 0.4 का मतलब 2/5 भी लिख सकते हैं। तो tan थीटा 0.2/5 है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा, थीटा यानी बैंकिंग एंगल। एकदम ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, याद है तो तुरंत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि ये है फोर्स लगाया जा रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है ये, और आपसे इसमें पूछा क्या जा रहा है। पहले तो ये फोर्स हो गया mg नीचे, ये हो गया नॉर्मल, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन F मान लीजिए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो पहले ये देखिए कि है क्या। तो पहले तो ये F और F दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अभी स्लिप नहीं कर रहा है। तो अब BD देखिए, ये हो गया N और ये हो गया F, ये बीच का एंगल ये है। गौर से देखिए, यदि ये अप्लाइड फोर्स ये बढ़ा तो ये ऐसे हो जाएगा। ध्यान दीजिए, टाइम बढ़ेगा तो ये अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा, और तब ये एंगल पहले इतना है, अब और बढ़ जाएगा, तो ये एंगल जो है वो बढ़ने लगेगा।
तो पहले क्या होगा, एक थीटा मैक्स तक बढ़ेगा और इसके बाद जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन बताना है कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो अच्छे से देखिए, डायग्राम ऐसे है और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ध्यान दीजिए, नॉर्मल जब इक्वेशन कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो n ऊपर mg नीचे, फॉर्मूला लिखेंगे तो n माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। मैंने ए पे बना लिया तो n की वैल्यू हो गई mg प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में यहाँ पर तो उल्टा होगा, n ऊपर होगा mg नीचे होगा। तो यहाँ पर जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो mg माइनस एन, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो n बराबर mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो जब कॉन्वेक्स ऐसी सरफेस होगी तो ये तो mg से कम होगा, ऐसी सरफेस होगी तो mg से ज़्यादा होगा, यानी इन दोनों में तो ज़्यादा इन्हीं पे होगा। और इन दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि अब ये पता चल गया कि ऐसे ऊपर उभरा हुआ है तो इसमें कम नॉर्मल होगा, इसमें ज़्यादा होगा, है ना यार, इसमें ज़्यादा नॉर्मल होगा, इसमें कम होगा। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए एक चीज़ और भी है इंटरेस्टिंग चीज़, कभी आप देखे होंगे सड़क पे गड्ढा हो जाता है तो वो और गड्ढा बढ़ता जाता है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता, ऐसे कर्व हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ेगी, यानी जो गाड़ी है सड़क को और दबाएगी और वो और उखड़ता चला जाता है। और यदि कोई ऊपर है स्पीड ब्रेकर तो वो जनरली टूटता नहीं है, ठीक ना। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में इसका नॉर्मल ज़्यादा है और इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में रेडियस इसका कम है, ज़्यादा है। तो ये यदि रेडियस ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम हो गई, तो इन दोनों में इसका नॉर्मल ज़्यादा है, तो आपका आंसर ए पर आ जाएगा, यानी ए पॉइंट पर मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन होगी। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 जो है ये ऐसा है, क्वेश्चन 19 है, दिया हुआ है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे P अप्लाई कर दिया गया है और एक एंगल पर फोर्स जो है इस पे अप्लाई किया गया है Q, वर्टिकल से ये एंगल है थीटा। अब पूछा जा रहा है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो ताकि ये इक्विलिब्रियम में रह सके। माने एकदम यदि नहीं होता फ्रिक्शन बेटा तो क्या होता, ये ये इधर लग रहा है, इसका भी कंपोनेंट इधर है, सरक जाता है। इसको रोकने के लिए इधर फ्रिक्शन लगेगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है तो म्यू इंटू एन हो गया, ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई। एम जी नीचे हो गया। अब फोर्स इक्वेशन लिखिए तो एक्स डायरेक्शन में P और प्लस Q का इधर कंपोनेंट वर्टिकल साइन कॉस होगा तो हॉरिजॉन्टल साइन होगा, तो Q साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एन। और n लिखना चाहे तो n ऊपर भी होगा, सॉरी n ऊपर माइनस एम जी क्योंकि नीचे है, और Q का इधर कंपोनेंट आएगा तो माइनस Q कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो n बराबर हुआ एम जी माइनस Q प्लस में Q कॉस थीटा, ये इसको रख देंगे तो P प्लस Q साइन थीटा, और n से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा एम जी प्लस Q कॉस थीटा, ये म्यू की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में ये एक ऐसे कोई ट्रक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ट्रक ऐसे खट से बना दीजिए, और क्वेश्चन में क्या है कि ट्रक इधर एक्सेलरेट हो रहा है ए से और प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर और ये ओपन एंड से 5 मीटर दूरी पे, माने ये ओपन एंड से 5 मीटर दूरी पे है, ये वाला दूरी 5 मीटर है, मतलब 5 मीटर उधर गया तो गिर गया। अब क्या है कि ये एक्सेलरेट होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन a0 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके फ्रेम में चले जाइए ताकि ये रुका हुआ दिखे, तो mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, और पहले स्यूडो फोर्स बना लीजिए, फ्रिक्शन हमेशा बाद में बनाइए। तो ये हो गया m इंटू 2
ये स्यूडो फोर्स हुआ, और अब जब इधर जाने की टेंडेंसी हुई तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। ध्यान दीजिए, जब आपने फ्रेम बदल दिया तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये ट्रक रुका हुआ है। अब इन दोनों में देखेंगे तो ये फोर्स ज़्यादा है, चेक कर लेंगे। तो m इंटू टू माइनस म्यू मैंने 0.15 और n mg के बराबर है, तो mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, a डैश लिख दिया। तो ध्यान दीजिए कि अब g की वैल्यू आप लिख सकते हैं 10, सॉल्व करेंगे m से m कट गया तो 2 माइनस 1.5 a डैश, तो a डैश आया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो, ये तो रुका हुआ है अब क्योंकि इसके फ्रेम में चले गए हैं, तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जाना है ना। और यदि आपसे ये एकदम ठीक है, तो कितने देर में गिरेगा पहले ये निकाल लें। तो कितने देर में गिरेगा ये इस पे ऊपर, तो 5 इक्वल टू हाफ इंटू 0.5 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू 5 इंटू इधर 2 बाई 0.5 लिखेंगे ऐसे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20, ये से कट के 20 जो भी आएगी। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उतनी देर में ट्रक कितना चलेगा, तो ट्रक के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है वो होगी हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, यानी हाफ इंटू 2 इंटू 20, तो 20 मीटर आ जाएगा। तो सवाल थोड़ा घुमा के पूछा गया है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट 21 में दिया हुआ है कि एक शीट है और उसमें 2 पॉइंट है, तो आपको बताना है जो दो सरफेस, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। बीच की दूरी पूछ रहा है कि कितना हो ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट हो जाए। तो आपको पता है कि V बराबर E इंटू डी कर सकते हैं, और E होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो आपको D पूछ रहा है, तो D बराबर V इंटू 2 एप्सिलॉन 0 बाई सिग्मा। इफ यू पुट ऑल दोज वैल्यूज तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 50, V है 52, 8.85 10 टू द पावर -12, और ये है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6। सॉल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 8.85 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसमें चार्ज कांस्टेंट रेट से किया जा रहा है। चार्जिंग का रेट दिया हुआ है, यूनिट देखिए कूलम पर सेकेंड है, माइक्रो कूलम यानी करंट है। तो आपको पता है कि Q की वैल्यू I इंटू टी लिख सकते हैं उस केस में, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से चार्ज किया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि V बराबर होगा Q बाई सी। तो आपसे पूछा जा रहा है Q माने I इंटू टी बाई सी, T निकालना है तो T की वैल्यू V इंटू सी बाई आई, यानी अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर, ये वैल्यू हो गई कितना, C की वैल्यू हो गई 500, V की क्वेश्चन में 500 दिया हुआ है, 10 टू द पावर -6 कैपेसिटेंस की वैल्यू, V की वैल्यू है 10 वोल्ट तो 10, और डिवाइडेड बाई I की वैल्यू है क्वेश्चन में 100 माइक्रो सेकेंड, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, ये इससे कट गया और इसमें जो है 2 जीरो इससे भी कट गया, 50 आ जाएगा। तो 50 सेकेंड विल बी द आंसर, यानी 50 सेकेंड में ये जो है कैपेसिटर उतना वोल्टेज आ जाएगा जिसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत देखिए कि 8 माइक्रोफैरेड और 250 वोल्ट बर्दाश्त करने लायक कैपेसिटर हैं, तो कितना चाहिए ताकि 1000 वोल्ट
बर्दाश्त करने लायक कैपेसिटर बने तो पहले तो ज़रूरी है कि 1, 2, 3 और 4 250 के 4 कैपेसिटर यदि जोड़ दें तो ये 8 आ जाएगा, 8 तो पूरी लाइन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 8/4 यानी 2 माइक्रोकूल फैरेड। लेकिन इसमें इतनी लाइनें बनानी हैं ताकि आपका रिजल्ट 16 के बराबर आ जाए। तो कितनी लाइनें बनानी पड़ेंगी? एक लाइन होगी तो 2, 2, 2 ऐसे 16 लाइन्स होंगी। तो 16 जो रोज होंगी तो 16 इंटू 2 मैंने 8 लाइनें होंगी, क्योंकि 16 बनाना है, एक लाइन का 2 वैल्यू है तो 8 लाइन्स होंगी। और 8 लाइन्स होंगी, एक लाइन में 4 कैपेसिटर यूज है तो 8 इंटू 4 इक्वल टू 32 कैपेसिटर्स होंगे। तो ऐसा सिस्टम बनाया जा सकेगा जो 1000 वोल्ट बियर करेगा और उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 8 माने कितना होगा, उसका जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा 16 माइक्रोफैरेड। क्लियर हो गया? आगे क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट ऐसे उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड है यानी 90 डिग्री पे है। ऐसे देखिए परपेंडिकुलर है V, ऐसे तीनों, तो EMF हो जाएगा BVL और सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴। V की वैल्यू 360 किलोमीटर पर आवर, तो 360 इंटू 5/18 और इंटू लेंथ दिया हुआ है 50 मीटर। सॉल्व कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में सर्किट ये है। ये है 10 वोल्ट और ये है 10 ओम और इसका वोल्टेज बताना है आपको। और ये है 4 वोल्ट और 20 ओम। तो ध्यान रहे, अच्छे से समझ लें, ये 10 वोल्ट का है, इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो ये ऐसे छूटा हुआ समझिए, तो करंट ऐसे गोल गोल घूमेगी। तो अब गोल गोल घूमने के लिए अप्लाइड जो ये है सोर्स है 10 का, करंट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे आई तो माइनस हो गया 4 डिवाइडेड बाई 20 + 10 यानी 30। तो करंट की जो वैल्यू हो गई वो 6/30 यानी 1/5 एम्पियर हो गई। और ध्यान रहे ये करंट ऐसे जा रही है और ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ के बीच में वोल्टेज बताना है। ये पॉइंट A ले लें, ये पॉइंट B ले लें, तो B से A जाइए तो VA माइनस VB हुआ। करंट देखिए ऐसे है तो -10 इंटू 1/5 और यहाँ से +10, तो ये हो गया -2 और +10 यानी 8 वोल्ट। तो जो रीडिंग होगी वो 8 वोल्ट हो जाएगी। और आप दूसरे साइड से भी ले सकते हैं, मैंने इस साइड से लिया है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 में करंट ये है I और ये है T 0.1, ये है 4 और आपको दिया हुआ है I की वैल्यू। आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो पहले ये सोचिए कि एक कॉइल है तो उसका EMF जो है E होगा रेजिस्टेंस R, तो ये करंट होगी, पहले समझना होगा। और E होगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मॉड में लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाई 1/R, ऐसे समझ लीजिए। तो R इंटू आई इक्वल टू R इंटू आई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा फाई, मॉड ही रखे रहिए। तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो बराबर होगी RI इंटू डेल्टा टी। अब यदि चूंकि ये वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि सारा ऐड करना होगा। R बाहर ले लेंगे
तो आई डी टी हो गया, और इसका मतलब कि एरिया निकालना है आई और टी का, थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम हो जाएगी, सोचना पड़ेगा ध्यान से। तो ये हो गया 10 और एरिया अंडर कर्व हुआ लेंथ 4 और इंटू 0.1/2, तो इससे तो ये कट गया 4/2 यानी 2 वेबर आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल सा है। क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 में फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी ये बताना है। तो आप ए का एफबीडी बना दें, इसका ए का एफबीडी बनाएंगे तो आ जाएगा 0.5G। नॉर्मल एन यही निकालना है क्योंकि यही फोर्स ए के द्वारा बी पे, तो बी इतना ही लगाएगा। और इसका एक्सेलरेशन फ्रेम का नीचे है तो एक सीडो फोर्स लगेगा ऊपर 0.5 × 2, अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? फ्रेम का एक्सेलरेशन नीचे है तो मास इंटू एक्सेलरेशन और डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो n1 प्लस 0.5 × 2 इक्वल्स 0.5G यानी 10 भी लिख सकते हैं। तो n बराबर ये आ गया 5 और माइनस ये हो गया 10 तो 1 हो गया एक तरीके से, तो 4 ये आ गया 4 नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। 28 में ये सर्किट, ये क्वेश्चन जो है शीट का है, ये है R, बाद में वैल्यू लिख लेंगे, ये V है, ये भी R है, ये भी जो है ऐसे है V R है, R है, V है, ये। अब ध्यान दीजिए ये पॉइंट है A और ये है पॉइंट B। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो पहले किरचॉफ्स लॉ लगाएं। ऐसे करंट घूम घूम के होगी तो सारे बैटरी उसी तरह से बिहेव करेंगी सीरीज में, तो 3 × V डिवाइडेड बाई ए 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार आ जाएगा आंसर। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 3V/5 बार। एक साथ हम वैल्यू पुट करेंगे। और ध्यान दीजिए अब हम यदि ऐसे जो है इसको रीड करें तो क्या आएगा, आपको B एंड A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो हम VB माइनस VA सोच लें, बाद में दिक्कत होगी तो इधर उधर कर लेंगे। A से करंट की डायरेक्शन तो उल्टा है, तो A से B की तरफ जाएंगे तो प्लस में IR, और यहाँ जाएंगे तो माइनस V और फिर प्लस IR, तो 2 टाइम्स IR, तो 2I की वैल्यू है 3V/5 बार और माइनस V, तो ये हो जाएगा 6V, तो 6V/5 बार माइनस V, तो V/5 बार। और देखिए V की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 15 और 5 और R की वैल्यू है 100, तो सॉल्व करेंगे तो सॉरी R ये कट जाएगा, देखिए सॉरी R यहाँ पे लिखना भूल गया, तो R से R कट गया तो ये V/5 हुआ और V की वैल्यू है 15 और बाई 5, तो V/5, 5 का मतलब 3, 5 तो 3 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 29 में जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखिए ध्यान से। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि C0 है, V0 की बैटरी से कनेक्टेड है पहले, और ये कह रहा है कि पहला काम ये किया जा रहा है कि इसकी एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी पहले हाफ C0 V0²। पहले केस में कह रहा है कि ऐसा है कि इसको डिस्कनेक्ट करके और इसकी कैपेसिटेंस के डिस्टेंस को डबल कर दिया गया।
डबल कर दिया गया तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी E1, ध्यान दीजिए इस केस में फॉर्मूला लगेगा Q²/2C, बीच की डिस्टेंस डबल हो गई। क्यों 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 ऐसा होगा Q²/2C? क्योंकि अब जो है क्योंकि जो है चार्ज तो वही रहेगा, तो चार्ज हो जाएगा C0V0² 2 × 2C0। सॉल्व करेंगे तो E/2 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ओरली भी कर लेते, कैपेसिटेंस जो है अरे सॉरी 2E हो जाएगा। देखिए कहाँ से गलत कर दिया, क्योंकि जब बीच की गैप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस जो है आधा होगा, तो आधा ऊपर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, चेक कर सकते हैं। ये C/2 लिख लीजिएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, जबकि हाफ CV0² E के बराबर है, तो C0V0² 2E के बराबर हो जाएगा। और दूसरा केस कह रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना है, प्लेट को कनेक्ट रहते हुए ही गैप को डबल कर दीजिए। तो प्लेट को कनेक्ट रहते हुए ही डबल कर दीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कैपेसिटी तो C/2 0/2 हो गई, लेकिन बीच का गैप आपने डबल कर दिया है, तो फिर जो एनर्जी E2 जो होगी वो होगी हाफ इंटू C0/2, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा, तो यानी ये जो वैल्यू आ गई E/2 आ गई। अब E1/E2 यदि लिखते हैं आप, तो ये होगी 2E डिवाइडेड बाई E/2, सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 30। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 30, ये है M, दूसरा है 2M, और इसको ऐसे जोड़ दिया गया एक मासलेस पुली से, और इस पे फोर्स लग रहा है 6 mg। ध्यान रहे नेट फोर्स, नेट पुली पे नेट ये पुली है, तो इस पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, तो इसलिए इसमें जो टेंशन होगी वो 3T, और इसमें भी 3 mg, क्योंकि इसका आधा, और इसमें भी 3 mg होगी। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, इसका जो है रुकने की टेंडेंसी होगी, तो ये आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा, ये थोड़ा धीमे होगा, ये आगे एक्सेलरेट होगा, तो इसका जो है बॉडी बनेगा मेरे बच्चे, वो होगा 3 mg, और इधर हो गया μmg, नॉर्मल चेक कर लेंगे, तो ये हो गया μmg, और जो म्यू की वैल्यू है वो 1 है, तो mg ही हुआ, तो जो इसका एक्सेलरेशन है a1 वो हो गया 3 mg माइनस mg इक्वल टू ma1, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2g, यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से 2 mg का देखेंगे तो इधर 3 mg, इस पे नॉर्मल इधर, तो इस पे इधर ही लगेगा mg, और फिर इधर की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, नॉर्मल हो गया 3 mg, तो 3 mg इधर फोर्स लग जाएगा, क्योंकि म्यू इंटू 3 mg आ जाएगा, और उसको म्यू के 1 रखने पर ये आ जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन a2 है, क्योंकि फोर्स इधर आ रहा है, तो mg नेट फोर्स इक्वल टू 2ma2, क्योंकि ये इससे कट गया 3 mg से, तो a2 की वैल्यू g/2 आ जाएगी, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि इसका एक्सेलरेशन a1 आया, इसका एक्सेलरेशन भी आगे a2 आया, पुली का एक्सेलरेशन ap है, तो ध्यान रहे कि इसका ये a जा रहा है, ये a जा रहा है, तो ये 2ap इधर होगा, इसका माने इसका असर। तो अब जैसे बताया गया हो, रस्सी खाली होने के हिसाब से यदि देखें तो AP इधर से AP इधर से, तो 2AP इक्वल टू a1 प्लस a2, तो AP की वैल्यू a1 प्लस a2/2, यानी 20 प्लस 5/2, तो 25/2 यानी x/2, तो x आ जाएगा 25। तो आई होप कि एकदम क्लियर हो गया होगा। इनमें से कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है।
एंड वंस अगेन हैप्पी दीपावली, गुड लक।